4 नवंबर 2022 सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों को लेकर अपनी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो उनका वह जो इंतजार है वो खत्म हो गया। काफी समय से जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। ऐसे में इन मामलों के ऊपर जो अंतिम सुनवाई है तो वो अगस्त महीने में खत्म हो गई थी। उसके बाद नवंबर 2022 में इन मामलों के ऊपर जो है वो 3 जजों की पीठ द्वारा अपना अंतिम फैसला जो है वो सुना दिया गया। इसमें माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित मुख्य जज की भूमिका में थे और वह यह फैसला सुनाने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। अब यह फैसला 4 नवंबर 2022 को सुनाया गया था, पर अभी तक ईपीएफओ द्वारा इसे जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं किया गया है। इस फैसले में कहा गया था कि 4 महीने के भीतर जो है वो जिनको भी यहाँ पर ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म भरना है तो उसके लिए समय सीमा दी जाती है। अब यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह कहा गया था कि जो कर्मचारी 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वह इस फैसले का लाभ जो है वो नहीं उठा पाएंगे, और जो कर्मचारी सेवारत थे और उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प नहीं चुना था और 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे तो ऐसे सभी कर्मचारियों को यह एक मौका दिया जाएगा और इसके लिए 4 महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा 2014 में जो संशोधन किया गया था तो उसे भी यहाँ पर वैध करार देते हुए 1.16% का जो कंट्रीब्यूशन था तो उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उठा गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो फैसला है वो 4 नवंबर 2022 को सुनाया गया, उसके बाद अभी तक जो है वो लागू नहीं किया गया। इसको लेकर जो है वो मौजूदा समय में लोकसभा और राज्यसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है तो इसमें जो है वो काफी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, उच्च पेंशन को लेकर जो फैसला सुनाया गया था तो उसे लागू करने को लेकर जो सवाल है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में उठाए गए हैं। इसी तरह से जो है वो राज्यसभा में 22 दिसंबर 2022 को जो है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया था तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसके लागू करने को लेकर जो है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उठाए गए हैं, जिसका जवाब जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो इसे जानना आपको जरूरी है क्योंकि इस जवाबों में बताया गया है कि कब तक यह जो फैसला है वो लागू किया जाएगा और इससे जो है जो भी लाभान्वित पेंशन धारक है तो उनको जो है वो फायदा होने वाला है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी हाँ, इससे पहले यह जो डिटेल राज्यसभा से आया है वो हम आपको बताए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी आपसे संबंधित आने वाले अपडेट है तो वो अपडेट आपको समय समय पर जानने को मिल सके। तो चलिए, अभी राज्यसभा में 22 दिसंबर 2022 को जो महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू किए जाने के संबंध में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो जी 12 दिसंबर 2022 को डॉक्टर जॉन ब्रिटास द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय से ईपीएस 1995 पेंशन योजना को लेकर जो फैसला 4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था तो उसे लागू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। उसके बाद माननीय सांसद एलाराम करीम जी द्वारा भी इस फैसले को लागू किए जाने को लेकर जो सवाल है वो पूछे गए हैं और इन सभी सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार मंत्रालय से क्या जवाब आया है तो वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले डॉक्टर जॉन ब्रिटास द्वारा 22 नवंबर 2022 को जो सवाल पूछे गए हैं तो उन्हें हम जान लेते हैं और उसके बाद हम माननीय सांसद एलाराम करीम जी द्वारा जो सवाल उठाए गए थे तो वो जानेंगे और उनके ऊपर क्या जवाब आया है तो वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ईपीएफ पेंशन योजना पर उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है तो उसको लेकर प्रश्न संख्या 1862 के द्वारा डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी द्वारा क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना पर दिए निर्णय के संबंध में कार्रवाई करने हेतु सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है, यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।
और ईपीएफओ और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके संबंध में जो भी डिटेल जानकारी है, जो भी ब्यौरा है, तो वो आप प्रस्तुत करें, ऐसे जो सवाल है तो वो पूछे गए हैं। अब इन सारे सवालों के ऊपर श्रम मंत्रालय से जो जवाब आया है तो वो हम आपको बता देते हैं। तो जी यहाँ पर ये जो सवाल पूछे गए हैं तो इनके जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो वो अभी आप सुन लीजिए। यहाँ पर ये जो लिखित स्वरूप में जवाब है तो वो दिया गया है, तो इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो सवाल जवाब है तो उन्हें जो है वो आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहला सवाल जो था, क्या उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना पर दिए निर्णय के संबंध में कार्रवाई करने हेतु सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? तो इसके जवाब में कहा है जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4 नवंबर 2022 के निर्णय में निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए टाइमलाइन के विभिन्न सेट निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित है। तो जी यहाँ पर जो भी टाइमलाइन थे अपने फैसले में कहा गया है तो वो अभी बताए गए हैं, जिसमें पहला है 1.16% अतिरिक्त अंशदान का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए संवैधानिक अधिकार को दूर करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद सभी कर्मचारी जिन्होंने स्कीम के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है परंतु इसका प्रयोग करने के हकदार थे, परंतु प्राधिकारियों द्वारा की गई कट ऑफ तिथि की व्याख्या के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं, द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु 4 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुच्छेद 11(3) संशोधन पूर्व के परंतु की व्याख्या से संबंधित आरसी गुप्ता मामला में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो भी जानकारी थी तो उसको संबंध में यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे तो उसके बारे में जो जवाब दिया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के विधिक, वित्तीय, बीमांकिक और लॉजिस्टिक निहितार्थ है। तो ऐसे जवाब जो है वो इन सभी सवालों के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। इसको लेकर जो है वो माननीय सांसद एलाराम करीम जी द्वारा भी जो सवाल है वो पूछे गए हैं। तो जी 22 दिसंबर 2022 को 1855 प्रश्न संख्या के तहत श्री एलाराम करीम जी द्वारा जो सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछे गए हैं तो वो इस प्रकार है, क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर के निर्णय की जानकारी है? सरकार इस निर्णय को कब तक लागू करेगी और ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कब तक कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है? तो जी यहाँ पर यह जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरकार इस निर्णय को कब तक लागू करेगी और ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कब तक कार्रवाई करने का निर्देश देगी। तो जी यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं कि यहाँ पर जो फैसला था तो उसे जो है वो लागू कब किया जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन जो है वो कब तक दिए जाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। आज की तारीख के अनुसार ईपीएफओ के पास कितनी संचित निधि उपलब्ध है तो इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो अभी यहाँ पर ये जो सवाल पूछे गए थे तो इन सभी सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली द्वारा लिखित स्वरूप में जो जवाब दिए गए हैं तो वो इस प्रकार है। तो जी यहाँ पर 4 नवंबर 2000 फैसले के जानकारी के संबंध में जो सवाल पूछा गया था तो उसके जवाब में कहा है जी हाँ, इसकी जानकारी सरकार को है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देशों का अवलोकन भी किया जा रहा है, यानी जो भी यहाँ पर फैसला सुनाया गया था तो उसे जो स्टडी किया जा रहा है और उसका अवलोकन किया जा रहा है। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था, आज की तारीख के अनुसार ईपीएफओ के पास कितनी संचित निधि उपलब्ध है तो इसके संबंध में जो जवाब दिया गया है तो वो इस प्रकार है। दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध संचित निधि का जो ब्यौरा है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में जो अमाउंट है तो वो दी हुई है, जो कि है 11,37,096.72 करोड़ रुपए। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में 6,79,210.72 करोड़ रुपए। और उसके बाद कर्मचारी निक्षिप्त सहबद्ध बीमा स्कीम में जो राशि है तो वो है
37,828.56 और इन सभी का जो कुल मिलाकर है तो वो है 18,64,136 करोड़। तो जी है, यहाँ पर इतनी जो राशि है तो वो अभी ईपीएफओ के पास जो है वो जमा है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो जी यहाँ पर ये जो सवाल थे तो वो काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समय सीमा दी गई है तो उसमें से जो है वो अभी लगभग 1.5 महीने का समय जो है वो निकल चुका है। ऐसे में यह जो फैसला है वो कब तक लागू किया जाएगा, तो इसको लेकर जो जवाब आए हैं तो वो काफी महत्वपूर्ण थे। तो उसके बारे में जो है मैंने आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दी है। तो जी इसी तरह के जो अपडेट है तो उनके बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी दे दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।